हाँ बच्चों देखो ये एक्सरसाइज 3 के पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देखते हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव है जो जेई 2014 में आया है और उसमें थोड़ा सा 3D में सोचना पड़ता है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, कई बच्चों से नहीं हो पाया था। ठीक देख लेना। पहले क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि अनंत लंबाई के दो धारावाही वायर हैं जो समानांतर रखे हैं और उनके बीच इनके बीच की टोटल दूरी 2D है। इसमें भी धारा I बह रही है और इसमें भी धारा I बह रही है। ठीक है, अब देखो इन दोनों वायर के बीच में कोई सा वृत्ताकार धारावाही लूप रखा हुआ है जिसमें धारा I बह रही है और हमको दे रखा है कि ऊपर से देखने पर धारा वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज तो घड़ी की दिशा की उल्टी ऐसी बह रही है। तो हमको दे रखा है कि ऊपर से देखने पर इस लूप में धारा वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, ये हमको दे रखा है। ये वाली दूरियां D और लूप की त्रिज्या A है। बस अब सारे पार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 11 इसको देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है कि इस बार D और A लगभग बराबर है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है कि हमको दे रखा है कि D और A लगभग बराबर है। D और A लगभग बराबर है मतलब जो लूप है वो इस वायर के बिल्कुल पास पहुंच गया है। मतलब जस्ट टच करने ही वाला है, इस टाइप से हमको दे रखा है कि D और A लगभग बराबर है तो लूप वायर के बिल्कुल पास पहुंच गया है, इस टाइप का है। सही है ना। तो बस और इस बार हम चाहते हैं कि इस लूप के अक्ष पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाए। तो बस हमको पूछा है कि लूप के अक्ष पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 होने के लिए तो इन दोनों वायर में धारा किस दिशा में बहानी होगी वो देखना है, और उसके बाद पूछा है कि लूप से कितनी अक्षीय ऊंचाई h पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा वो देखना है। तो बस उसके लिए हमको क्या करना है कि इस लूप से h अक्षीय ऊंचाई पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालना है और हम चाहते हैं कि वो चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाए। तो उसके लिए अक्षीय ऊंचाई h कितनी होनी चाहिए वो देखना है। ठीक है, सही है ना। तो देखो उसके लिए सबसे पहले हमको देखना है कि अक्ष पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 होने के लिए इन दोनों वायर में धारा किस दिशा में बहानी होगी वो देखना है। तो देखो बी और सी ऑप्शन में तो दे रखा है कि इस वायर में धारा P से Q की ओर तो ऊपर की ओर बहे और इस वायर में धारा S से R की ओर तो नीचे की ओर बहे, तब इस अक्षीय रूप से ऊपर वाले बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। ये ऑप्शन दे रखा है। तो एक बार चेक करते हैं कि क्या इस केस में अक्षीय बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 हो सकता है नहीं हो सकता है वो चेक करते हैं। तो तुम बताओ कि अक्षीय रूप से ऊपर वाला बिंदु है ना, अक्षीय रूप से ऊपर वाला बिंदु है तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखना थोड़ा टफ है। तो हम ऐसा करते हैं कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र देखते हैं। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जैसी होगी अक्ष पर भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो वैसी होती है। ठीक, तो बताओ अगर ये वाली स्थिति हो तो इस केस में बताओ इस लूप के कारण है ना, बताओ इस वृत्ताकार लूप के कारण तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर होगा मतलब ऊपर की ओर होगा। बोल सकते हैं कि इस लूप के कारण तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बाहर मतलब ऊपर की ओर होगा। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर होगा तो जो अक्षीय बिंदु है वहां भी चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर होगा। अब इन वायर्स के कारण देखते हैं। तो बताओ ये बताओ इस वायर में धारा ऐसे बह रही है, हथेली ऐसे और लंबवत मुड़ा देंगे तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर मतलब क्रॉस दिशा में, और इसमें भी धारा ऐसी बह रही है, हथेली ऐसे और लंबवत मुड़ा देंगे तो क्रॉस दिशा में। ठीक ना, तो बस इन दोनों वायर के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस दिशा में तो अक्षीय बिंदु पर भी चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस दिशा में होगा। मान अलग होगा लेकिन दिशा ऐसी होगी। तो बस पक्का बोल सकते हैं कि ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में ये जो अक्षीय बिंदु है वहां लूप के कारण तो चुंबकीय क्षेत्र डॉट दिशा में आएगा और वायर के कारण क्रॉस दिशा में आएगा। मतलब इस बार अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कैंसल हो सकते हैं, इसलिए बी और सी में से ही कोई ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बाकी ए और बी ऑप्शन तो सरासर गलत है। ए ऑप्शन में दे रखा है कि ए और डी ऑप्शन में दे रखा है कि दोनों में धारा समान दिशा में बहाएं। तो तुम बताओ कि अगर दोनों में धारा समान दिशा में बहाएं तो बताओ अब तो इन वायर के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कैंसिल हो जाएंगे। बताओ है ना, दोनों में धारा समान दिशा में बहाएं
तो इस वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र जितना डॉट दिशा में उस वायर के कारण उतना ही क्रॉस दिशा में है। तो इन वायर्स के कारण तो चुंबकीय क्षेत्र कैंसिल हो जाएंगे और लूप के कारण डॉट दिशा में, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जीरो हो ही नहीं पाएगा। तो बस हमने अपने थोड़ा लॉजिकली देख लिया है ना, लॉजिकली देख लिया कि इस अक्षीय बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जीरो के लिए इसमें धारा ऊपर की और इसमें नीचे की ओर ही बहानी होगी, मतलब बी और सी में से ही कोई सही होगा। बस अब हमको देखना है कि इस केस में केंद्र से कितनी अक्षीय दूरी पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जीरो होगा। तो तुम बताओ कि इसके केंद्र से एच अक्षीय ऊंचाई पर लूप के कारण तो चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं, हमको पता है कि इस लूप के कारण तो अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 होता है। लेकिन इस अक्षीय बिंदु पर इस वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालोगे तुम, ठीक है ना। बताओ बिंदु अक्षीय रूप से ऊपर की ओर है, इस बिंदु को हम चित्र में बता ही नहीं सकते हैं, तो तब वायर के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना, उसको इस अक्षीय बिंदु पर हम निकाल नहीं सकते, मतलब चित्र में बता नहीं सकते। तो बस अब मेन चीज है कि इसमें हमको अपना दृष्टिकोण चेंज करना पड़ेगा, है ना। बताओ ये बिंदु को चित्र में बता ही नहीं पाएंगे, तो वायर के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को चित्र में नहीं बता पाएंगे, तो इस बार हमको अपना दृष्टिकोण चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि कैमरा इधर से डालते हैं, चाहो तो ऊपर से भी डाल सकते हो, ठीक। हाँ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो कैमरा ऊपर से डाल सकते हैं, नीचे से डाल सकते हैं। चलो इस बार हम ऐसा करते हैं कि कैमरा नीचे से डालते हैं, मतलब नीचे से देखते हैं, ठीक, और देखते हैं कि नीचे से देखने पर एक चित्र कैसा दिखेगा वो देखते हैं, ठीक। हाँ, ये खतरनाक पार्ट है इस क्वेश्चन का, जो नॉर्मली हम बच्चे नहीं कर पाते हैं, ठीक। हाँ, बस इस बार इस दृष्टिकोण से काम नहीं चल रहा है तो हम क्या करते हैं, नीचे से कैमरा डालते हैं, मतलब नीचे से देखते हैं, ठीक। हाँ, तो बस तुम आराम से बताओ, है ना, तुम आराम से बताओ कि बताओ अगर हम नीचे से देखें, है ना, तो हम इधर से देखें, तो बताओ इस वायर में तो धारा हमसे दूर जा रही है ना, बोल सकते हैं कि यहाँ से देखें तो इस वायर में तो धारा हमसे दूर जा रही है। तो बताओ, ठीक, बताओ इस वायर में धारा हमसे दूर जा रही है, तो हमारी आंखों से दूर जा रही है, मतलब इस धारा को क्रॉस में प्रदर्शित करेंगे। और वैसे इस वायर में देखना, ठीक, बताओ नीचे से देखें तो इस वायर में धारा हमारी और आ रही है, तो हम ऐसे बना सकते हैं कि इस वायर में धारा हमारी और आ रही है, जैसे आंखें फोड़ना चाहती हो वैसे, तो इस वायर में धारा हमारी और आ रही है, ठीक। सही है, तो बस हम बोल सकते हैं कि अगर नीचे से देखें चित्र ऐसा दिखेगा, ठीक है, कि नीचे से देखें तो इस वायर में धारा हमसे दूर जा रही है, तो इस वायर में धारा हमसे दूर जा रही है, तो इसे क्रॉस में बतानी होगी। और नीचे देखें तो इस वायर में धारा हमारी और आ रही है, तो इस वायर में धारा हमारी और आ रही होगी, मतलब ऐसे डॉट से बतानी होगी, ठीक। ओके, अब देखो, अब इस लूप में धारा कैसी बनाएंगे वो देखते हैं। तो तुम बताओ कि अगर नीचे से देखें, ठीक, नीचे से देखें तो बताओ इस वाले भाग में तो धारा हमारी और आ रही है, जैसे आंखें फोड़ना चाहती हो, तो बस बताओ इस वाले भाग में धारा हमारी और आ रही है, तो ऐसे प्रदर्शित करेंगे। और ये जो भाग है उसमें धारा हमारी आंखों से दूर जा रही है, तो ये वाला जो वायर है उसमें धारा हमारी आंखों से दूर जा रही होगी, ऐसे बतानी होगी। तो नीचे से देखें तो ये लूप ऐसा दिखेगा, ठीक। ये ध्यान रखना, मतलब इसमें दृष्टिकोण बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बस पक्का बोल सकते हैं अगर नीचे से देखें तो इस वायर में धारा हमारी आंखों से दूर जा रही होगी, इसे ऐसे प्रदर्शित करेंगे। नीचे देखें तो इस वायर में धारा हमारी आंखों की और आ रही है, तो उसको ऐसे प्रदर्शित करेंगे। और ये जो लूप है उसमें इस भाग में धारा हमारी आंखों की और आ रही है, तो आंखों की ओर में तो ऐसे प्रदर्शित करेंगे। और इसमें धारा हमारी आंखों से दूर जा रही है, तो बस इसमें धारा हमारी आंखों की और आ रही है और इसमें आंखों से दूर जा रही है, मतलब इस लूप, ठीक है, ये जो धारावाही लूप है वो इस टाइप से दिखेगा। इसमें भी धारा आई बह रही है, इस लूप में भी धारा आई बह रही है और इस वायर में भी धारा आई बह रही है। बस अब हमको देखना है ना, अब हमको देखना है कि इस बार हमको देखना है कि इस बार इसके केंद्र से एच अक्षीय ऊंचाई पर इस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो देखना है, और जीरो होने के लिए कैंसिल होने चाहिए। तो ध्यान रखना कि इस चित्र सोचना टफ है, तो अपना दृष्टिकोण चेंज करेंगे, इस चित्र से करेंगे, ये खतरनाक चीज है, ठीक है। अब तो बिल्कुल सीधा हो गया, अब तो बहुत सिंपल हो गया। तो बस इसके केंद्र से एच अक्षीय दूरी, इसके केंद्र से एच अक्षीय ऊंचाई पर इस ऊपर वाले बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो देखना है। बस आराम से बताओ कि यह चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण होगा, इस रिंग के कारण भी होगा और इन दोनों अनंत लंबाई के वायर के कारण भी होगा।
पहले रिंग के कारण देखते हैं। तो बस हम पहले रिंग के कारण देखते हैं तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि बताओ इस रिंग में धारा ऐसी बह रही है, तो बताओ धारा की दिशा में अंगुलियां मोड़ेंगे तो अंगूठा ऊपर की ओर आ रहा है, इसलिए रिंग के कारण तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र अक्षीय रूप से ऊपर की ओर होगा, है ना। रिंग के कारण चुंबकीय क्षेत्र अक्षीय रूप से ऊपर की ओर होगा। और यहाँ लिख भी देता हूँ कि बताओ इस रिंग के कारण अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। आर की जगह क्या शब्द यूज किया, ए। हाँ, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर अपन 2 आर स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर प्लस अक्षीय दूरी एच स्क्वायर की पावर 3/2। भूल तो नहीं गए ना। बोल सकते हैं इस रिंग के कारण तो चुंबकीय क्षेत्र अक्षीय रूप से ऊपर की ओर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर अपन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर की पावर 3/2। रिंग के कारण तो चुंबकीय क्षेत्र इतना हो गया। अब देखो, अब इन दोनों वायर के कारण देखते हैं। तो चलो इसको मैं ब्लू इंक में बता रहा हूँ। पहले इस वायर के कारण, बस ये अनंत लंबाई का वायर है तो उसके कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई अपन 2 पाई स्मॉल आर, जहाँ स्मॉल आर है दूरी। तो बताओ ये वाली दूरी कितनी है, लगभग ए के बराबर। ए और डी लगभग बराबर है ना, तो ये वाली दूरी लगभग ए के बराबर है एच। तो ये सीधी दूरी कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बहुत सुंदर चित्र बनाए, इसे बिगाड़ना नहीं चाहता, दूर लिख दिया है, देखना। तो बस कह सकते हैं इस वायर में धारा, सॉरी अनंत लंबाई का वायर है, धारा आई बह रही है और इसकी इस अक्षीय बिंदु से सीधी दूरी रूट ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है। तो बताओ इस वायर के कारण, ये बताओ इस वायर के कारण यह चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, बताओ म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर। ए सीधी दूरी, तो सीधी दूरी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इतनी होगी। और इसको चलो बी नॉट बोल देते हैं। और दिशा देखनी है तो हमको पता है कि सीधे वायर का चुंबकीय क्षेत्र मिलाने वाली लाइन के लंबवत होता है ना। सीधे वायर का चुंबकीय क्षेत्र मिलाने वाली लाइन के लंबवत होता है, लेकिन लंबवत रूप से नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। इन दोनों में से कौन सा होगा, उसके लिए अब राइट हैंड रूल लगाएंगे। बस धारा अंदर की ओर बह रही है तो धारा की दिशा में अंगूठा, इस साइड चुंबकीय क्षेत्र देखना है तो हथेली इस साइड और अंगुलियों को लंबवत मुड़ा देंगे। तो एग्जैक्ट तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन ऊपर और नीचे में किसको सिलेक्ट करोगे, नीचे को। तो इस वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र मिलाने वाली लाइन के लंबवत रूप से नीचे की ओर होगा, इसको बी नॉट बोल देते हैं। और चलो लगे तो घटक भी कर लेते हैं ताकि चित्र कॉम्प्लिकेट नहीं बने। तो इस बी नॉट के घटक कर लेता हूँ। एक तो क्षैतिज और एक अक्षीय दिशा में कोण देख सकते हो, तो चलो ये कोण थीटा मान लेते हैं। ये कितना होगा वो देखना है। तो बस उसके लिए जादुई प्रमेय लगा सकते हो कि बताओ इस नत तल का क्षैतिज के साथ कोण थीटा है, तो इसके अभिलंब का ऊर्ध्वाधर के साथ भी कोण थीटा होगा। ऐसे सोच सकते हैं। गधोट ऐसे करोगे तब भी आंसर वही आएगा, लेकिन डायरेक्ट कि इस नत तल का क्षैतिज से कोण थीटा, तो इसके अभिलंब का ऊर्ध्वाधर के साथ भी कोण थीटा। इसके साथ कोण बन रहा है तो बी नॉट का एक घटक कितना होगा, बी नॉट कॉस थीटा और बी नॉट साइन थीटा। ठीक, अब चलो इस वायर के कारण देखते हैं। ठीक है, बस इसको मैं किससे बताऊं यार, रेडिंग से बता देता हूँ। इस वायर के कारण देखना है, तुम बताओ कि ये भी अनंत लंबाई का वायर है। इस वायर के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र का मान तो उतना ही होगा, बी नॉट। दिशा के लिए वही, पहले रफली देखते हैं। तो सीधा वायर है तो चुंबकीय क्षेत्र मिलाने वाली लाइन के लंबवत होगा, तो लंबवत रूप से ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। इन दोनों में से कौन सा होगा, उसके लिए राइट हैंड रूल लगाएंगे। तो धारा ऐसे बह रही है, उसकी दिशा में अंगूठा, हथेली इस साइड और लंबवत मुड़ा देंगे। तो एग्जैक्ट तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन ऊपर और नीचे में किसको सिलेक्ट करोगे, नीचे को। तो इस वायर के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र मिलाने वाली लाइन के लंबवत रूप से नीचे की ओर होगा और उसका मान भी बी नॉट ही होगा। बस इस बार भी बी नॉट के घटक करते हैं। तो इस बी नॉट के भी घटक एक तो क्षैतिज दिशा में और अक्षीय दिशा में। यहाँ भी सेम वही होगा कि इस बी नॉट का भी ये अक्षीय घटक तो वही बी नॉट कॉस थीटा है ना। यहाँ भी सेम वही कहानी चलेगी कि इस बी नॉट का भी अक्षीय घटक तो बी नॉट कॉस थीटा और ये वाला घटक बी नॉट साइन थीटा। बस आराम से बताओ कि आगे भी बी नॉट साइन थीटा और पीछे भी बी नॉट साइन थीटा। ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए और ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो बस पक्का बोल सकते हैं, है ना, पक्का बोल सकते हैं कि हम कंफर्म बोल सकते हैं कि इन दोनों वायर के कारण
यहाँ चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर होगा और 2b0 cos थीटा होगा। बस डायरेक्ट बताओ कि इस रिंग के कारण तो चुंबकीय क्षेत्र अक्षीय रूप से ऊपर की ओर है और इन दोनों वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र अक्षीय रूप से नीचे की ओर है। बस बताओ इस बिंदु है ना, इस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 होने के लिए ये ऊपर और नीचे वाले चुंबकीय क्षेत्र आपस में कैंसिल होने चाहिए। तो बताओ ऊपर की ओर तो है ना, ऊपर की ओर तो कौन सा चुंबकीय क्षेत्र होगा, जो रिंग के कारण म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपन 2 ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक। और नीचे की ओर कितना होगा 2b0 cos थीटा। तो 2b0 कितना है, म्यू नॉट आई अपन 2 पाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। बताओ ये वाला कौन थीटा है, तो कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो बताओ आधार तो कितना है ए, अपन एक कर्ण कितना होगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इतना होगा। आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, आगे सिंप्लीफाई कर लेना तो मैं पूरा कचरा नहीं कर पाऊंगा। ठीक, डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास h इक्वल टू रूट ऑफ 1.5a आएगा। इतना तो आता है ना जोड़ बाकी, तो उसको सिंप्लीफाई करोगे तो h इक्वल टू रूट 1.5a होगा। अब रूट 1.5 निकालना है तो उसके लिए जुगाड़ विद्या कि रूट 1.5 को लगभग 1.44 लिख सकते हैं, है ना, और रूट 1.44 कितना होता है 1.2, बस इस बार h का मान लगभग 1.2 है। बस इतनी अक्षीय दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा और यह चुंबकीय क्षेत्र 0 होने के लिए इस वायर में धारा ऊपर और इसमें धारा नीचे की ओर बहनी चाहिए। तो एक खतरनाक क्वेश्चन था, अगर तुमसे नहीं हुआ तो दुखी मत होना, ये कई बच्चों से नहीं हो पाया था, लेकिन अब बताने के बाद क्वेश्चन होना चाहिए। तो याद रखना कि जब भी चित्र बनाना टफ हो तो अपना दृष्टिकोण चेंज करते हैं, सही है ना। तो ये तो हमने क्वेश्चन नंबर 11वां देख लिया, ये काफ़ी टफ था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12वां बहुत सिंपल है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 12वां अलग से चित्र बनाने की मुझ में शक्ति नहीं है, तो इसको इसी फिगर में बता रहा हूँ। ये तुम तो पॉज करके नोट कर लेना, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12वें को भी उसी फिगर में, ये सब हटा दो ना मैं। तो क्वेश्चन नंबर 12वां देखना, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत सिंपल है। ठीक, तो देखो इस बार भी सेम वही सिचुएशन है ना, इस बार भी सेम वही सिचुएशन है और इस बार हमको क्लियरली दे रखा है कि दोनों में धारा अपोजिट दिशा है, मतलब इसमें आई धारा ऊपर की ओर और इसमें आई धारा नीचे की ओर बह रही है। वही हमको दे रखा है कि बिल्कुल बीचों बीच वही वृत्ताकार लूप है ना, सेम वही केस कि बिल्कुल बीचों बीच कोई वृत्ताकार लूप है जिसमें आई धारा बह रही है जो एंटी क्लॉकवाइज है। तो बीचों बीच वृत्ताकार लूप है। और देखो ये जो 12वां पार्ट है इसमें हमको दे रखा है कि 12वें पार्ट में हमको दे रखा है कि लूप की त्रिज्या a इज वेरी वेरी लेस देन d है। ठीक, मतलब ये दूरी तो ज़्यादा है, लेकिन ये जो लूप की जो त्रिज्या है वो बहुत ही स्मॉल है। ठीक, त्रिज्या बहुत ही स्मॉल है, मतलब इस बार लूप जो है वो बहुत ही छोटा है, जिसकी त्रिज्या a तो है लेकिन बहुत स्मॉल है, मतलब 1 मिलीमीटर मान लेना, 1 मिलीमीटर त्रिज्या का ऐसा कोई छोटा सा लूप है। ठीक, तो बस हमको देखना है कि इन वायर के कारण, इस बार हमको देखना है कि इन दोनों वायर के कारण इस लूप पर लगने वाला चुंबकीय बलागुण कितना होगा वो देखना है। और साथ में हमको ये भी दे रखा है कि पहले तो जो लूप था वो इन वायर के तल में ही था, लेकिन अब ऐसा करते हैं कि इस लूप को व्यास के सापेक्ष, है ना, अब ऐसा करते हैं कि लूप को ऊर्ध्वाधर व्यास के सापेक्ष 30 डिग्री कोण से घुमा देते हैं। ठीक है, तो बस हमको देखना है कि इस लूप, अभी ऐसा था ना, व्यास के सापेक्ष 30 डिग्री कोण घुमा देंगे, तो बस अब इस वायर के कारण लूप पर लगने वाला चुंबकीय बलागुण कितना होगा वो देखना है। बस ये तो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि वायर के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे और इस चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप रखा है तो उस पर बलागुण NIAB sin थीटा या शॉर्ट फॉर्म में MB sin थीटा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हमको देखना है कि दोनों वायर के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो देखना है। तुम बताओ कि लूप बहुत छोटा है, तो इस लूप बहुत छोटा है मतलब मध्य बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इसके अंदर सारे बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र लगभग उतना ही होगा। तो ये बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेशन, क्वेश्चन में दे भी रखा है
लेकिन हम सोच भी सकते हैं कि लूप बहुत छोटा है, बहुत छोटा है मतलब मध्य बिंदु पर जितना चुंबकीय क्षेत्र होगा इस लूप के अंदर वाले भी सारे बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र लगभग उतना ही रहेगा, मतलब समरूप रहेगा। बस पहले मध्य बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र देखते हैं, किसके कारण होगा, दोनों वायर के कारण। तो बस इसमें धारा ऐसी है, हथेली ऐसे रखेंगे और लंबवत मुड़ा देंगे, तो इस वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस दिशा में है और कितना आएगा, μ0I/2πd। इसके कारण देखते हैं, तो धारा नीचे की ओर बेरी हथेली से और अंगुलियों को लंबवत मुड़ा देंगे, तो बताओ इस वायर के कारण भी यहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस दिशा में आएगा और वो भी μ0I/2π है। तो बताओ इस बार मध्य बिंदु पर दोनों के चुंबकीय क्षेत्र जुड़ जाएंगे, तो मध्य बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र भी, मध्य बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र भी ये दोनों के जुड़ जाएंगे, तो मध्य बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र μ0I/2πd प्लस μ0I/2πd, मतलब सॉल्व करेंगे तो μ0I/πd होगा और दिशा कैसी होगी, क्रॉस में होगी, ठीक ना। बस अब इस चुंबकीय क्षेत्र में छोटा सा वृत्ताकार लूप रखा और वही चीज कि लूप बहुत ही छोटा है, तो मान सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र मध्य बिंदु पर होगा लूप के हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र लगभग उतना ही होगा, मतलब समरूप होगा, ऐसा मान सकते हैं, ठीक। अब देखो अभी लूप ऐसे क्षैतिज तल में रखा है, तो बताओ अभी चुंबकीय क्षेत्र का एरिया वेक्टर के साथ कोण 180 डिग्री होगा, है ना। तुम देख सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र तो क्रॉस दिशा में है ना, कि वायर के कारण बाएं चुंबकीय क्षेत्र तो क्रॉस दिशा में है और धारा ऐसी घूम रही है, तो एरिया वेक्टर बाहर की ओर है, तो अभी एरिया वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र के प्रति समानांतर होगा, मतलब अभी चुंबकीय क्षेत्र का एरिया वेक्टर के साथ कोण 180 डिग्री होगा। बस अब ऐसा करते हैं कि लूप को 30 डिग्री घुमा देते हैं, लूप को 30 डिग्री घुमा देंगे तो इस लूप का अभिलंब भी 30 डिग्री घूम जाएगा, है ना। चित्र अब नहीं बना पाएंगे हम, तो समझ सकते हैं कि लूप को ऐसे 30 डिग्री घुमा दिया है, लूप को 30 डिग्री घुमा देंगे तो इसका अभिलंब या एरिया वेक्टर भी 30 डिग्री घूम जाएगा। तो पहले चुंबकीय क्षेत्र का अभिलंब के साथ कोण 180 डिग्री था, तो अब चुंबकीय क्षेत्र का अभिलंब के साथ कोण 180 प्लस 30 भी लिख सकते हो, या श्रद्धा हो तो 180 माइनस 30 भी लिख सकते हो, वो तो बात तो सेम ही होती है, ठीक। तो ये ध्यान था कि पहले चुंबकीय क्षेत्र का अभिलंब के साथ कोण 180 था, अब 30 डिग्री घुमा देंगे तो अब चुंबकीय क्षेत्र का अभिलंब के साथ कोण 180 प्लस 30 भी लिख सकते हो, या श्रद्धा हो तो 180 माइनस 30 भी लिख सकते हो, ठीक। बस अब हमको देखना है कि इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण लूप पर लगने वाला चुंबकीय बलागुण कितना होगा। तो बस आराम से बताओ कि छोटा सा लूप है, चुंबकीय क्षेत्र लगभग समरूप है, तो इसमें इस लूप पर बलागुण कितना लगेगा, NIAB sin थीटा या शॉर्ट फॉर्म में MB sin थीटा। तो चलो इस लूप पर चुंबकीय बलागुण हम NIAB sin थीटा इसी का यूज करते हैं। बस मान रख सकते हैं कि n तो 1, इसमें बहने वाली धारा I, इस छोटे से लूप का परिबद्ध क्षेत्रफल πa², B इस पर गिरने वाला चुंबकीय क्षेत्र μ0I/πd इंटू साइन थीटा, चुंबकीय क्षेत्र का अभिलंब के साथ कोण, तो चुंबकीय क्षेत्र का अभिलंब के साथ कोण श्रद्धा हो तो 180 प्लस 30 भी लिख सकते हो या 180 माइनस 30 भी लिख सकते हो। तो बताओ साइन 180 प्लस 30 कितना होगा, माइनस साइन 30 मतलब माइनस हाफ, लेकिन हमको चिन्ह से मतलब नहीं, परिमाण से मतलब है, तो इसका परिमाण हाफ। तो इस पर लूप पर लगने वाला चुंबकीय बलागुण कितना हो जाएगा यार, ठीक है, पाई से पाई कैंसल, तो कितना आएगा μ0I²a²/2d। तो इस पर लगने वाला चुंबकीय बलागुण μ0I²a²/2d इतना आ गया। अगर स्थिति ऊर्जा पूछे तो -MB cos थीटा से भी निकाल सकते हैं। ये टफ क्वेश्चन था। देखो इसमें सीखने की चीज क्या है बता रहा हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन बहुत टफ था, लेकिन सेकंड पार्ट बहुत इजी था। तो अगर कोई चालाक पर्सन होगा तो वो क्या करेगा कि जो इजी मतलब सेकंड पार्ट है उसी को करेगा, फर्स्ट पार्ट को छोड़ दो तब भी कोई खास चिंता नहीं है, कम से कम इज्जत बचाने लायक मार्क्स आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन से ये स्मार्टनेस मिली है कि कई बार ऐसा होता है कि दो पार्ट में एक पार्ट बहुत ईजी होता है, तो चालाकी से उस ईजी वाले पार्ट को कर दो और टफ वाले पार्ट को छोड़ दो, तब भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है।